सामने लेकर आई हूँ ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो ऑनलाइन मोड में पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा। ऑप्शन पहला है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, दूसरा पेन पेपर परीक्षा द्वारा, तीसरा विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा और चौथा है मौखिक परीक्षा द्वारा। तो विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन जो है वो विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक मूल्यांकन आकलन को हम लोग तब विश्वसनीय आकलन कहेंगे जब वो ज्ञान, कौशल और क्षमता के आकलन में जो है कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, यानी कि निरंतरता बनाए रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगे। पहला ऑप्शन है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तीसरा ऑप्शन है लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे। और चौथा ऑप्शन है पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। दोस्तों ये एक अपसारी प्रश्न कौन सा होगा जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं को क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगे। तो इसमें जो है दिल्ली जैसी शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, यह अपसारी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये अपसारी प्रश्न क्या होता है, तो मतलब एक समस्या के कई तरीके से हल करना ही अपसारी कहलाता है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये प्रश्न अगर शिक्षिका पूछेंगी तो स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो कई हो सकता है, यानी एक समस्या का कई तरीके से हल हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कहेगा जो पटाखे कम जलाएंगे, कोई कहेगा लाउड स्पीकर कम बजाएंगे जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। तो कहने का मतलब जो इसका मतलब अनेक तरह से आंसर आ सकता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन उप थीम है। थीम, परिवार तथा मित्र का उप थीम जो है कार्य और खेल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर परिकल्पना की जांच करना सही कौशल प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। जबकि मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तथ्यों को अनुसरण करना, ये सब जो है वो कौशल प्रक्रिया है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य भाषा का प्रयोग करते हुए जो है भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है प्राथमिक कक्षा में आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि पहला ऑप्शन शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। दूसरा ऑप्शन यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। तीसरा ऑप्शन यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। और चौथा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य जो है यह है कि इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपको
अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पूर्ण निर्देशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? पहला ऑप्शन अवलोकन, दूसरा क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा जांच सूची और चौथा है सहपाठी आकलन। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करने तथा शीघ्र प्रतिपुष्टि देने के लिए जो है जांच सूची साधन का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। पहला ऑप्शन पाठ के अंत में, दूसरा पाठ के आरंभ में, तीसरा जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं और चौथा शिक्षण अधिगम के दौरान। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए जो है विद्यार्थियों का आकलन शिक्षण अधिगम के लिए दौरान किया जाना चाहिए, यानी कि जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम मतलब वो सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। 9 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, दूसरा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, तीसरा किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, और चौथा ऑप्शन है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए स्पर्शी शिक्षण अधिगम जो है वो अधिक उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ये स्पर्शी शिक्षण अधिगम क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं वे आंशिक रूप से नेत्रहीन या पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को क्लास में जो है वो वास्तविक वस्तु को दिखाना चाहिए ताकि बच्चों इसे स्पर्श कर सके और अनुभव कर सके, जिससे उसे लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, यानी क्या बताता है? जैसे वो घर पे बोला गया है, उससे घर पे किसी से भी जना मतलब तना, जड़, पुष्प सबका नाम जानने के लिए, तो ये वो उसको अनुभव के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसाय के विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो दोस्तों, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को जो है वो संवेदनशील बनाना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिससे एकीकरण है। पहला ऑप्शन विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संपर्तय एवं मुद्दों का, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विज्ञान के संपर्तय एवं मुद्दों का, तीसरा ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संपर्तयों एवं मुद्दों का, और चौथा ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संपर्तयों एवं मुद्दों का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संपर्तय मुद्दों का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान वह ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है वो मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्यापन करते हैं। और उसके बाद ये पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण और मानव के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। तो दोस्तों कक्षा 4 के विद्यार्थियों के थीम आश्रय के लिए जो है यह युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी कि वह विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के बाद विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पॉलीथीन, दोस्तों बीच बीच में कॉमा होगा, पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा। अगला चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज होगा यहाँ पे, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। तो पुनः चक्रण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती है जिसका प्रयोग करने के बाद उसे हम फिर से पुनः उसका नया रूप देकर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो सी हो जाएगा। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डब्बा। दोस्तों लोहे की कील जो है ये अगर मान लीजिए लोहे की कील खराब हो जाता है तो इसे हम लोग गला करके किसी और रूप में ढाल करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन सहपाठी से सीखने, दूसरे कक्षा में अनुशासन को, तीसरा समावेशन को और चौथा सृजनात्मक को। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला कौशल का समावेशन करना चाहिए जिससे कि सृजनात्मक का, सहपाठी से सीखने को और समावेशन को प्रोत्साहित मिलती ही है। यानी कि सहपाठी से सीखना सही आंसर हो जाएगा और समावेशन भी होगा और सृजनात्मक होगा यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष जो है उत्तर पूर्व दिशा में भारत के सबसे अधिक जंगल है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब राज्य में जो है घने जंगल है। ये इसका आंसर जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8850 मीटर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। अगला क्वेश्चन है टूटता तारा होता है कोई। तो टूटता तारा जो है पहला ऑप्शन है तारा, दूसरा धूमकेतु, तीसरा उल्का, चौथा क्षुद्र ग्रह। तो ये टूटता तारा जो है उल्का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों कोई तारा टूटता नहीं है लेकिन हमें जब कभी कभी टूटते हुए दिखाई देते हैं तो वह तारे नहीं गैसीय पिंड या उल्का पिंड होते हैं। अगला मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश की सर्वाधिक घने जंगल है। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व। बीस नंबर क्वेश्चन है 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा राज्य है। दोस्तों 3 राज्य जो बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं वो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है तो बंगाल की खाड़ी जो वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है।
21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उबालते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह कौन सी प्रक्रिया है? तो जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेल देते हैं तो मलाई जो है उसी पर रह जाती है, पृथक्करण की निस्यंदन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये निस्यपंदन क्या है? तो जब किसी द्रव में ओबिलेट हो मतलब उपस्थित रहता है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग अलग करते हैं, तो अलग करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इसका रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसे जहरीली गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से मिलती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का पौधा जो है वो जाल में फंसाता है और उसे खा जाता है, यह एक कीटभक्षी पौधा होता है घटपर्णी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिलहरी। अगला है, झूम खेती है। तो दोस्तों झूम खेती जो है यह झूम की खेती काट और दग्ध खेती होती है, काट और दग्ध खेती। इसमें पहले वृक्ष और वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण से जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं झूम की खेती में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला था। दोस्तों रोनाल्ड रॉस को 1902 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? तो मलेरिया शोध के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छाल। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विषदंत। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा के पानी का संचयन। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन